Dear students, in today's lecture, we will discuss about the process of formation of egg or the ovum. This process is known as oogenesis. You all know that the site of oogenesis is ovary, and we have discussed in previous lectures about the female reproductive system, where we have studied that there is a pair of ovaries. The ovaries are the primary sex organs. Why we call them the primary sex organ? Because they produce the egg or ovum, and also they are going to release two female sex hormones, the progesterone and estrogen. Okay. So today we will cover the various steps of this oogenesis process. But one more thing that we have to discuss today is that whenever we will discuss the various steps of this oogenesis, you also have to recall the process of spermatogenesis, means the sperm production process. We have to compare how the spermatogenesis process is different from that of oogenesis. Okay, so let's start how the different steps in oogenesis process will lead to production of the egg. Okay, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है. इस फ्लो चार्ट में बहुत सारे राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं. ये सारे राउंड स्ट्रक्चर्स सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपको इन सभी सेल्स के करेक्ट नेम्स भी लेबल करने होते हैं. जैसे मैंने हर सेल का नाम लिखा है. और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दो तरह के सेल डिविजन्स की बात करते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो माइटोसिस और मियोसिस से जो भी नई सेल बनती है, उस सेल की प्लॉइडी क्या होगी, ये भी आपको फ्लो चार्ट में लिखना होता है. जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे डिप्लॉइड 2n लिखा है, कहीं पे मैंने हैप्लॉइड लिखा है, तो आपको उन सेल्स के अंदर या यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि दिस सेल इज हैप्लॉइड इन नेचर और दिस सेल इज डिप्लॉइड इन नेचर. Okay, so let's start with the very first cell, egg mother cell, या जिसको आप oogonia कहते हैं. प्लूरल अगर हम बात करें तो oogonia को oogonia कहा जाता है. मैंने यहाँ पे सिंगल एक बनाई है सेल, इसलिए मैंने इसको oogonia लिखा. तो oogonia, the egg mother cells, they are produced by cutting of cells from germinal epithelium. अब देखिए एक बार ओवरी की लाइन, आपको ये तो पता है कि ये ओवरी में चल रहा है. तो ओवरी की जो कवरिंग लाइन होती है, लाइनिंग जो लेयर है इसकी, इसको हम कहते हैं एपिथेलियम. सपोज मैंने यहाँ पर उसकी कुछ सेल्स दिखाई. दिस इज द लाइनिंग ऑफ ओवरी एंड यू कॉल इट द जर्मिनल एपिथेलियम. ओके, जर्मिनल एपिथेलियम. अब इस जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोटिकली सेल्स आर कट ऑफ. सेल्स जो है बनना शुरू हो जाती है. कौन सा डिवीजन? माइटोसिस से. तो माइटोसिस से बहुत सारी सेल्स बनती हैं और उन सभी सेल्स को हम oogonia एग मदर सेल कहते हैं. और क्योंकि ये माइटोसिस से डिवाइड हुई है, तो इसीलिए द प्लॉइडी ऑफ द oogonia और the egg mother cells is diploid in nature. तो यहाँ पे मैंने 2n लिखा है, oogonia. क्लियर है? अब बात एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट इस जिससे oogenesis प्रोसेस से जुड़ा हुआ है वो ये कि oogenesis प्रोसेस शुरू कब होती है. मेल्स में हमने पढ़ा था कि प्यूबर्टी स्टेज आती है, मींस when the male undergo the puberty stage, means इन 11 to 12 इयर्स का जो मेल मेंबर्स होता है सॉरी, तो उस वक्त उसमें स्पर्म प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हॉर्मोन्स. ओके, लेकिन फीमेल्स में oogenesis प्रोसेस प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट नहीं होती है. इट इज इनिशिएटेड प्रायर टू द बर्थ ऑफ द फीमेल. जिस फीमेल की हम बात कर रहे हैं, जिस फीमेल की ओवरीज के अंदर ये प्रोसेस हम दिखा रहे हैं, उस फीमेल का अभी खुद का बर्थ नहीं हुआ है. शी इज इन फीटल स्टेज. शी इज इन हर मदर्स यूट्रस. ओके, सो oogenesis is initiated
इन हर ओवरी। तो आपके लिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट या कंपैरेटिव पॉइंट भी हो गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी स्टेज में शुरू होती है, लेकिन oogenesis प्रोसेस की जो शुरुआत है वो तो फीटल स्टेज में हो चुकी है। क्लियर है? तो oogonia जब बन जाते हैं, इसके बाद अब अगली जो स्टेप आती है, इन oogonia का डिफरेंशिएशन होता है, स्पेसिफिकेशन हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है इन प्राइमरी oocytes में। मतलब कि जैसे सपोज अगर ये एग मदर सेल है तो ये खास तरह की स्पेशलाइज्ड सेल बन जाती है। दैट स्पेशलाइज्ड सेल इज नोन एज प्राइमरी oocyte। यहाँ हमने इसकी प्रायोरिटी क्या लिखी थी? डिप्लॉयड नेचर की है, क्योंकि ये भी माइटोसिस प्रोसेस से डिफरेंशिएटेड सेल है, तो इसको भी हम डिप्लॉयड ही लिखेंगे। द प्राइमरी oocytes आर डिप्लॉयड इन नेचर। ओके, अब प्राइमरी oocyte स्टेज तक आने के बाद ओवरी के इस सेल के अंदर मियोसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मियोसिस जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, आप पढ़ चुके हैं मियोसिस के दो फेजेस आती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मतलब कि वो मियोसिस फर्स्ट पार्ट जब पूरा होगा उसके बाद मियोसिस सेकंड का होना जरूरी है। उसके बाद हमें टोटल कितनी सेल मिलती हैं? देयर आर टोटल 4 daughter cells which will be formed after a complete meiotic division। और जो भी 4 daughter cells मिलती हैं उनका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, reduced to half। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे शुरू करें कि प्राइमरी oocyte प्रोसेस में मियोसिस शुरू हो जाती है। मियोसिस का फर्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड। यहाँ मैंने एक डॉटेड लाइन लगाई है। ये डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि जितना भी ये ऊपर का एरिया है, जितने भी इवेंट्स ऊपर हुए हैं इस डॉटेड लाइन से ऊपर, ये सभी फीटल स्टेज में चल रहे हैं, और इसके नीचे के जितने भी इवेंट्स होंगे ये आफ्टर बर्थ चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्राइमरी oocyte स्टेज में हैं, और ये प्राइमरी oocyte स्टेज में जो सेल है वो डिप्लॉयड नेचर की है, और इसमें मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गया है। अब मियोसिस फर्स्ट में भी 4 स्टेजेस आती हैं, सब स्टेजेस, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। ओके, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ही डायकाइनेसिस स्टेज तक आते आते मियोसिस प्रोसेस अरेस्ट हो जाती है। मतलब कि प्रोफेज फर्स्ट भी पूरा नहीं होता, उससे पहले ही एक स्टॉप लग जाता है कि अब ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगी। एक तरीके से टेम्परेरी वो रुक गया है। ओके, तो दिस प्राइमरी oocyte undergo the meiosis first stage, and in meiosis first stage the prophase first is halted at diakinesis stage। ठीक है, तो यहां तक हुआ फीटल स्टेज में। अब जितने भी oogonia बन चुके थे, उन oogonia से जितने भी प्राइमरी oocytes बन चुके थे, इसके बाद कोई भी डिवीजन नहीं होगा। बर्थ के बाद कोई नई oogonia नहीं बनने वाली है, बर्थ के बाद कोई भी प्राइमरी oocyte नहीं बनेगी। जितनी भी oogonia थी उन सबसे प्राइमरी oocyte बने हैं, और उन oocytes से ही अगली जो स्टेप्स चलेंगी बर्थ के बाद, उन्हीं में से एग प्रोडक्शन होगा। कोई नया स्ट्रक्चर मीन्स कोई नई oogonia या कोई नई प्राइमरी oocyte बर्थ के बाद नहीं बनेगी। ओके, सो अब इस लाइन के बाद की स्टेजेस, यहां पर आप देखें कि प्राइमरी oocyte स्टेज के मियोसिस फर्स्ट की डायकाइनेसिस यानी प्रोफेज फर्स्ट भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वहां तक प्रोसेस रुक चुकी है, और अब वो फीमेल का बर्थ होता है। फिर वो चाइल्डहुड स्टेज से उस जो है उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस चलती हैं। चाइल्डहुड से अब वो फीमेल पहुंचती है 11 to 12 ईयर स्टेज में, जहां पर उसकी प्यूबर्टी स्टेज का अराइवल होता है। व्हेन its body is having the puberty stage, then in this stage, now under the influence of hormones, the primary oocytes they complete their meiosis first division।
कहाँ तक रुका था बर्थ से पहले? म्यूसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट डिवीजन भी पूरा नहीं हुआ था और वो वहां पर रुक गया था। अब जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आएगी तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस से म्यूसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट पूरा हो जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट एंड देन टेलोफेज फर्स्ट। तो जब म्यूसिस फर्स्ट पूरा हो जाता है तो दो डॉटर सेल्स बनती हैं। यहाँ पे मैंने दो डॉटर सेल्स बनती दिखाई है, एक बड़ी सेल दिखाई है और एक छोटी सेल दिखाई है। आपको ये याद रखना है कि द डिवीजन ऑफ दिस सेल इज अनइक्वल, मींस one is larger cell and the other cell is comparatively small. Okay, this larger cell is known as secondary oocyte while the small cell is known as the polar body. Okay, अब इस अनइक्वल डिवीजन से बनी हुई इन दोनों डॉटर सेल्स में प्लॉइडी क्या होगी? क्योंकि ये म्यूसिस फर्स्ट से बनी है तो ये दोनों ही हैप्लॉइड सेल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने हैप्लॉइड नेचर की सेल लिखी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि इनमें अनइक्वल डिवीजन हुआ है साइटोप्लाज्म का, तो ये बड़ी सेल सेकेंडरी oocyte, दिस इज द सेल व्हिच इज नाउ गोइंग टू फर्दर पार्टिसिपेट इन म्यूसिस सेकेंड डिवीजन। अभी म्यूसिस का फर्स्ट पार्ट ही पूरा हुआ है, म्यूसिस सेकेंड बाकी है, तो वो म्यूसिस सेकेंड सिर्फ इस सेल में चलेगा। ये वाली जो सेल है पोलर बॉडी, इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन म्यूसिस सेकेंड डिवीजन। ये यहीं पर इसकी जो म्यूसिस प्रोसेस है वो होल्ड कर जाती है, स्टॉप हो जाती है, ये डिवाइड नहीं करेगी। तो सेकेंडरी oocyte will undergo the meiosis second division. meiosis second division के बारे में भी यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात जो आपको रखनी है या याद रखनी होगी वो ये कि meiosis second प्रोसेस में प्रोफेज फर्स्ट पूरा हुआ, प्रोफेज सेकंड पूरा हुआ, उसके बाद मेटाफेज सेकंड पूरा हो जाता है। जैसे ही मेटाफेज सेकंड पूरा होगा ये प्रोसेस फिर से यहीं पर टेम्परेरी होल्ड कर जाती है, रुक जाती है। ये जो इवेंट चल रहे हैं मैंने कहा कि दीज आर ऑल टेकिंग प्लेस इनसाइड द ओवरी, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड स्टेज पूरा करती है वो ओवरी से रिलीज होती है, ओवरी से ओव्यूलेशन प्रोसेस से फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंचेगी। सेकेंडरी oocyte स्टेज में जो मेटाफेज सेकंड के अंदर है उस स्टेज में सेकेंडरी oocyte विल रीच अप टू द फैलोपियन ट्यूब। वहां पर पहुंचने के बाद, फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद इट विल वेट फॉर द स्पम्स। स्पम्स अगर आते हैं, स्पम्स अगर फैलोपियन ट्यूब में आके और उस सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को टच करते हैं, इन दैट केस ओनली द सेकेंडरी oocyte will complete its remaining सब स्टेजेस ऑफ द meiosis सेकंड। मतलब कि अभी उसके पास मेटाफेज सेकंड पूरी हुई थी तो दो स्टेजेस अभी भी बाकी हैं, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड सिर्फ तब होंगे जब स्पर्म्स इन्हें टच करें। ओके, अगर ऐसा नहीं होता, स्पर्म्स मान लीजिए सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में चली गई है और स्पर्म्स नहीं वहां पर फैलोपियन ट्यूब में नहीं आते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्टेज में वहां पर डिजेनरेट कर जाता है। अगर स्पर्म्स आ जाते हैं, टच करते हैं, तो मेटाफेज के बाद एनाफेज सेकंड पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद टेलोफेज सेकंड पूरी हो जाएगी और फिर स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। लेकिन अगर स्पर्म्स नहीं है तब ये इसी स्टेज में वहां पर खत्म हो जाएगी। ओके, तो दिस विल बी रिलीज मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड स्टेज तक आने के बाद सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन प्रोसेस से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचती है और सपोज हम ये मान के चलते हैं स्पर्म्स वहां पर हैं और स्पर्म्स दे टच द सेकेंडरी oocyte, तब क्या होगा, वो एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड से दो फिर से नई सेल्स बनाती है, दो डॉटर सेल्स फिर बनती हैं। अगेन यू कैन नोटिस द चेंज इन द डिफरेंस इन साइज ऑफ बोथ ऑफ these cells।
one is again bigger and other is smaller. This bigger cell is known as egg or ovum. ये है वो egg या ovum, क्योंकि यह सेल हैप्लॉइड थी तो हमारी मियोसिस सेकंड के बाद भी जो सेल बनी वो हैप्लॉइड नेचर की ही है। और इससे जो छोटी सेल बनी थी उसको भी हमें फिर से वही नाम देते हैं जो यहाँ पे रखा था, पोलर बॉडी। तो ये भी एक पोलर बॉडी है क्योंकि ये पहले बनी थी। दिस इज नोन एज द फर्स्ट पोलर बॉडी एंड दिस इज द सेकंड पोलर बॉडी। ओके, तो देयर आर टू अनइक्वल साइज्ड cells here, one you call as egg and other you call as the second polar body। ये polar body भी degenerate कर जाती है, इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन हम नहीं यहाँ पर मेंशन कर सकते। ऐसे फर्स्ट पोलर बॉडी भी पहले ही डिजेनरेट कर गई थी, इसमें भी डिवाइड नहीं किया था। तो ये स्टेप्स हैं जो oogenesis प्रोसेस में कवर होती हैं। अब एक बार इस पूरी oogenesis को हम कंपेयर करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ। oogenesis प्रोसेस की जो इनिशिएशन हुई वो कब हुई? दिस इज इनिशिएटेड प्रायर टू द बर्थ ऑफ द फीमेल, while the spermatogenesis it was initiated during the puberty stage। okay, oogenesis प्रोसेस में जितने भी meiotic डिवीजन लाइक meiosis फर्स्ट हुआ या meiosis सेकंड हुआ, ये एक पर्टिकुलर स्टेज में होल्ड भी कर जाते हैं, रुक भी जाते हैं। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसा था? वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था। जो स्पर्म्स बन रहे थे तो वो कंटिन्यूअसली बने हैं। उसके बाद आप बात कर सकते हो कि ये जो oogenesis प्रोसेस है इसमें अनइक्वल साइज की सेल्स बनती हैं और उन अनइक्वल साइज की सेल्स के साथ साथ जब एक oogonia से कितने एग प्रोडक्शन की बात करें कितने बने हैं, तो आप देख रहे हो कि लास्ट तक जाते जाते सिर्फ एक एग बना है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो थी उसमें हमने देखा था कि अगर एक स्पर्मेटोगोनियम से शुरुआत हुई थी तो देयर वर 4 sperms or spermatozoa they were developed from each spermatogonium। तो वहाँ 4 सेल्स बनती हैं या सिंगल एक ही एग आपको मिलता है। स्पर्म और एग का अगर कंपैरिजन करें तो स्पर्म एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, टेल्ड स्ट्रक्चर है जिसको मूव करना है, जबकि एग दिस इज ए बिगर स्ट्रक्चर। स्पर्म और अगर एग का कंपैरिजन करें तो ये साइज में भी काफी बड़ा है एंड इट इज ए नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू कंपेयर विद द स्पर्म if you are going to compare the spermatogenesis and oogenesis process। okay, so I hope this process is clear to you।